Hello, guys and girls. Welcome to Uplift Classes. This is Preeti Tiwari, and I will be conducting the revision lecture for Chapter 8 FYJC that states the Introduction to Management. Okay, so as we know, this is your last chapter for FYJC, and this is completely unrelated to what we have studied in previous first to seventh chapter. So this chapter is all about management, is all about how the organizations manage their work. यू नो मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ से लेकर ऑर्गेनाइजेशन या बड़े लेवल तक किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे रिविजन लेक्चर्स, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चार्ट फॉर्मेट में हर चीज़ बना कर दूंगी, बट दैट रिक्वायरमेंट वाज जस्ट लिमिटेड अप टू दी फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस थे, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, एंड देन कॉमर्स कितने टाइप का होता है, बिजनेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एंड देयर वर लॉट ऑफ सब पार्ट्स इन दोज चैप्टर, एंड दैट इज वाई द चार्ट फॉर्मेट वाज रिक्वायर्ड। बट मैंने जब बाकी चैप्टर्स देखे और आपने भी देखे होंगे, जितने भी हेड पॉइंट्स हैं उनके फीचर्स दिए हैं और उनके इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, एंड दोज आर दी हेड पॉइंट्स दैट यू वांट टू रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो मुझे लगा कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो चैप्टर समरी दी हुई है आपके, द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट कि rather than referring to any author's book or any other person's book, it's good to refer the government textbook that you have in the market, because दो reasons है। एक तो जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे उसके जो आंसर्स आपके मैच किए जाते हैं वो इस टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेती है, एंड उन लोग ने जो टेक्स्ट बुक दी है, सो आप ही सोचो अगर आपने कोई एग्ज़ाम रखा है और आपने वो टेक्स्ट बुक इशू किया है, सो यू विल ऑलवेज वांट कि लोग आपके टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखें, ठीक है। एंड सेकेंडली आप लोग सब लोगों का जो यूनिफॉर्मिटी होगा, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज भी सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी ऑथर्स बुक एंड दिस बुक। ओके, सो जनरली ये चीज़ मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोलती हूँ, बट बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर आई वांटेड टू एवरीवन टू नो कि हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। बट लेट्स स्टार्ट। मैं समरी आपके टेक्स्ट बुक से ले रही हूँ बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज़ अ कंसाइज पार्ट। एग्जाम के पहले भी आप ये चीज़ सुनोगे, क्योंकि देखो पढ़ने तो आप वाले ही हो चैप्टर, बट देन इफ़ यू हियर दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आपको सिर्फ समझना है। OCM इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द थिंग्स आर रिटन इन इट, ठीक है। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक, हर चीज़ का लॉजिक है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो खुद याद हो जाएगा हर चीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी चैप्टर, समरी रिविजन ऑफ द चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो मीनिंग और डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं, तो मीनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी दैट इज वेरी एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो ठीक है, लाइफ की बात क्यों की है, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लाइफ की बात इसीलिए की गई है क्योंकि आप अगर गौर करोगे ना, तो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप काफ़ी सारी चीज़ मैनेजमेंट कर रहे हो। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे एक आप हो खुद, ठीक है। यू हैव जैसे कि अभी तो पेंडेमिक है, बट जनरली आपने, आप जब स्कूल में थे तो आपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, राइट, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड यू हैड स्कूल, स्कूल का होमवर्क, एंड देन आपकी ट्यूशन्स भी होते थे, ट्यूशन का भी होमवर्क होता था। उसके अलावा आपको टीवी देखने का भी टाइम निकालना पड़ता था, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। आपको पता नहीं चला, बट आप उस वक्त पे हर चीज़ मैनेज कर रहे थे। यू वर मैनेजिंग योर टाइम, कि आप दिन का 24 आवर्स का कितना घंटा सोने वाले हो, कितना घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालोगे, कितना घंटा आप स्कूल में पढ़ोगे, कितने आवर्स में आप अपना होमवर्क करोगे, कितने आवर्स में आप ट्यूशन जाओगे। सो दिस वॉज द थिंग दैट यू वर मैनेजिंग,
अगर इसे थोड़े बड़े लेवल पे लेकर जाए तो आपके डैड जो मंथ के स्टार्ट में एक बजट बनाते हैं जिसमें इनकम होता है और जिसमें महीने भर का सारा खर्चा होता है, मंथ एंड में वो उन सारे खर्चों को वो रिव्यू करते हैं, राइट? तो ही इज डूइंग नथिंग बट ही इज मैनेजिंग हिज इनकम, ही इज मैनेजिंग द फैमिली। ठीक है। सो ये तो हुई अपनी डेली लाइफ की बात। पर इसको और थोड़ा बड़े लेवल पर लेकर जाए अगर, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको क्या मैनेज करना पड़ता है पता है? वहाँ पे भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना पड़ता है। आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या आपके कस्टमर्स आपसे खुश हैं, क्या आप उन्हें सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज एट दैट लेवल, राइट? सो द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज जो मैनेजमेंट वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। सबसे पहला लैटिन वर्ड है manus, which means hand, and agile means to act। अब इस ये चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक इटालियन वर्ड दिया है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है टू हैंडल समथिंग। ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट का वर्ड जो आया है वो इस वर्ड से आया है, मैनस और एजर, और जो इटालियन में बोलते हैं मैनेजर। ठीक है। तो इस वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है। द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब किसी से कोई काम करवा लेना इज अ मैनेजमेंट स्किल। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी डेली लाइफ में अगर आपको कोई काम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो काम आप बड़े आसानी से अगर अपने छोटे भाई या बहन से करवा लेते हो, देन यू हैव अ मैनेजमेंट स्किल इन योर सेल्फ। यही चीज तो बड़े लेवल पर लोग करते हैं, यही चीज तो मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर्स का काम क्या होता है? वो जो चीजें सोची होती है उन्होंने, जो प्लान्स बनाए होते हैं, उन चीजों को लोगों के थ्रू पूरा करवाते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी और से काम करवा के लेना इज मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट में बोला है कि मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ये चार पांच चीजें ध्यान रखना। प्लानिंग मतलब किसी चीज का प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजिंग उनको अरेंज करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द डिजायर्ड गोल्स। तो उनको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, उनको सही दिशा दिखाना ताकि वो अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सकें। ठीक है। उसके लिए उनको रास्ता दिखाना, उनको डायरेक्ट करना, यही तो काम होता है मैनेजमेंट में। The next thing that we have to study is characteristic, that is features of management। मैनेजमेंट में क्या क्या खासियत है जो उसे केपेबल बनाती है गोल्स को रीच करने के लिए। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मतलब अगर आपने ये चैप्टर रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट करना बड़ी बात है, पर आप किसको मैनेज करोगे? यू नीड टू हैव सम स्पेसिफिक गोल। आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक सपना होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप मैनेजमेंट करो, जिसके लिए आप काम करो। सो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है हैविंग अ स्पेसिफिक गोल। दिस इज योर स्पेसिफिक गोल एंड दिस इज योर कार। ठीक है। इसे आप कौन से रास्ते पे लेके जाओगे ये आपका स्पेसिफिक गोल तय करेगा। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक एंड अ डिजायर्ड गोल जिसके लिए आप वाकई में मेहनत करो, जिसके लिए आप यू चूज समथिंग टू गेट देयर, उस जगह पे पहुंचने के लिए। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं है, यू नीड टू हैव अ ग्रुप। बिकॉज जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक अकेला इंसान उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है। यू नीड टू हैव अ ग्रुप, जो बहुत सारे लोग एक एक ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, एंड देन देयर इज अ दिस इम्पॉर्टेंट पर्सन जो सबसे रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है, एंड देन ही अप्लाइज हिज मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स जिनसे वो मतलब जिस वजह से वो इन लोगों से काम करवा सकता है। The third one is management is intangible। Intangible आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। Intangible means you cannot see or touch anything, you do that thing, that particular thing। So management भी intangible है क्योंकि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, पर आप उसके वजह से हुए इफेक्ट्स को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी है जिसमें एक बच्ची है जो एमबीए पास आउट होती है, एंड देन वो अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करती है विथ हर न्यू मैनेजमेंट स्किल्स।
तो अगर आप किसी बिजनेस में कोई मैनेजमेंट लगाते हो, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हो, कोई चीज़ कंट्रोल में लाते हो, तो उस वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, आपकी बिजनेस एक्सपांड होने के चांसेस होते हैं, राइट? सो मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब यू कैन नॉट एक्चुअली सी कि कुछ हो रहा है, बट देन जब उसका रिजल्ट आता है, प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आती है या फिर आपके बिजनेस में एक्सपांशन आता है, तो फिर आप फील कर सकते हो कि हाँ, ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सबसे पहली बात बता दूं, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ प्लान किया, उसे इम्प्लीमेंट किया और अब चलते रहने तो ऐसे ही चलेगा। दैट इज नॉट द केस। यू हैव टू बी रेगुलर इन अपडेटिंग योर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्यों पता है? क्योंकि आए दिन नए नए तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग बर्ताव के लोग मिलते हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन से पाला पड़ता है, नई सिचुएशंस पैदा होती है जहाँ पे ऑब्वियसली आप पुरानी स्ट्रैटेजीज यूज नहीं कर सकते। आप मैनेजमेंट मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कंटिन्यूअस चेक रखें प्रोसेस पे। आप कंटिन्यूअसली देखें कि क्या सब चीज़ बराबर से हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान एंड एवरीथिंग गोज एज वेल। फाइन। फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, हर सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। सो मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। उसका कोई एक सेट प्रोसीजर नहीं है कि अगर आप किसी सपोज दो कपड़े की दुकान है, ठीक है, दिस दिस क्लोथ्स ए, शॉप ए एंड शॉप बी, जो दोनों कपड़े का बिजनेस करते हैं, बट जो मैनेजमेंट की चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है आप यहाँ पे एडिशनल चीज़ें ऐड कर दो प्रोडक्ट्स में, आप एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दो, ठीक है, बट दूसरे वाले केस में वहाँ पे ऑलरेडी वो वैरायटी है, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है, पर वहाँ पे समझ लो स्पेस की कमी है, सो यू आर अरेंजिंग फॉर अ बिगर स्पेस जहाँ पे वो लोग बेच सकें। तो है तो दोनों क्लोथ्स के शॉप, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है जो मैनेजमेंट स्किल्स शॉप ए पे लगाई है वही स्किल्स आप शॉप बी पर लगाओ, राइट? तो दोनों के लिए अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों के सिचुएशंस अलग है, ठीक है। सो दिस हैज़ टू बी सिचुएशनल। जो भी परिस्थिति है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके यू हैव टू apply the management policy, okay? The sixth one is management is universal। मतलब हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। अगर आप इंडिया में करो या फिर अब्रॉड में करो, हर जगह पे मैनेजमेंट तो होता ही है, क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोफेशनलिज्म को जन्म देता है। यू कैन यू फील डिफरेंट अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ सही तरीके से सही जगह पे रखी हुई है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, हर चीज़ प्लान्ड है। सो इट क्रिएट्स altogether a different aura, and therefore it is universal in nature, it is acceptable everywhere। द सेवेंथ वन इज मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। सो मैनेजमेंट इज अ चेंज, और जैसे कि हमने सुना होगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो अगर मैं इसको हिंदी में कोट करने जाऊँ, सो इट्स परिवर्तन ही क्या बोलते हैं इसको, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो चेंजेस ऑकर फ्रीक्वेंटली, इट चेंजेस, एवरीवन चेंजेस एवरी डे, थिंग्स चेंज एवरी डे, सो डू मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैनेजमेंट का कोई, जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई एक फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर सेल्फ, कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ एज पर द एनवायरमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई है, कोई लीगल मैटर है, कोई इकोनॉमिकल इशू है, कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई नेचुरल इशू कैलामिटीज आ जाती हैं, तो उस हिसाब से द मैनेजमेंट स्किल्स एंड द मैनेजमेंट प्लानिंग शुड चेंज, and that is why we tell that management is dynamic, right? The next thing that we study is are the level of management, fine। तो हमने पढ़ा था कि मतलब आपने पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे नाम से पता चलता है, जो एकदम बड़े लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में। बड़े मतलब कौन कौन हो गए? सीईओ हो गए, कंपनी के सीईओ, सीएफओ, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के। तो ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करते हैं।
इनका दो काम होता है, एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि लंबे समय के लिए हमको कोई डिसीजन लेना है, कि ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो लॉन्ग टर्म चले, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं. The second most important thing that they do is frame the plans and the policies, right, ताकि वो डिसीजन ले सके. ठीक है. तो ये तीन काम हो गए. सबसे पहला काम वो लोग करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, दूसरा काम प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, एंड थर्ड दे टेक डिसीजंस. तो आपने देखा होगा मतलब टॉप लेवल का काम जनरली जो रिलेटेड होता है वो सोचने से रिलेटेड होता है. उनको टेक्निकल काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बट उनको ब्रेनली काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनको सोचना ज़्यादा पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, कैसे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, कौन से डिसीजन लेने हैं, नया प्रोडक्ट चूज करना है नहीं करना है. तो ये सारा काम बड़े लोग करते हैं कंपनी के. द नेक्स्ट लेवल वॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो ये लेवल जो होता है ये टॉप लेवल के अंदर काम करता है. मतलब इसमें आ जाते हैं आपके सपोज हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के फाइनेंस मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के वहाँ के मैनेजर, और हर डिपार्टमेंट के जो पर्टिकुलर मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. और इनका काम होता है दे वर्क अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. This level is concerned with implementation of the plans and policies with the help of lower level management. तो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचता है, जो फ्रेम करता है प्लान्स एंड पॉलिसीज, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट का. तो वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब वो इम्प्लीमेंट करते हैं बट दे डू इट विद द हेल्प ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट. दैट इज द नेक्स्ट लेवल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब उसको अगर अदरवाइज बोला जाए तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी होता है. इसमें आते हैं सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, वर्कमैन, फोरमैन या जूनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो एकदम टेक्निकल लेवल पे काम करते हैं, जिनका सारा काम टेक्निकल होता है, सोचने का काम नहीं होता, बिकॉज उनके बिहाफ पे मिडिल लेवल और टॉप लेवल वाले सोच रहे होते हैं. सो दे हैव टू वर्क टेक्निकली, जो भी इश्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं. उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और उनको रिपोर्ट करना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. So this is all about the levels of management, and the next part is about the management as an art, science and profession. तो मतलब बोला गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस की नज़र से भी देखा जा सकता है, और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरफ से भी देखा जा सकता है. मतलब मैनेजमेंट को देखने के तीन अलग अलग नज़रिए हैं. तो हम एक एक नज़रिया सेलेक्ट करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट कि क्यों इससे कंपेयर किया गया है. सबसे पहला है आर्ट. तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ऐसा क्यों बोला गया है? तो अगर आप आर्ट, अगर आप टैलेंट की बात करो, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, हैविंग प्लेइंग स्पोर्ट्स, और ये सारी चीज़ें जो टैलेंट है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होती है? सबसे पहला क्रिएटिविटी. देर इज हेल लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. हर नई चीज़ आप देखोगे, डांस मूव्स देखोगे एकदम नई नई होती है. सिंगिंग एक अलग लेवल पे होता है. जो ड्राइंग के लिए क्रिएटिविटी यूज होती है वो भी एकदम अलग होती है. द सेकेंड थिंग इज देर इज इनोवेटिवनेस. हर बार कुछ नया करने का मोटिवेशन होता है, हर बार कुछ नया करने का प्लान होता है उनका. द थर्ड वन इज देर इज रेगुलर प्रैक्टिस. तो जो लोग परफेक्ट है अपने टैलेंट में, अपने क्रिएटिविटी में, अपने आर्ट को शोकेस करने में, उनका जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं. चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, दे प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. सो उनकी खुद की काबिलियत होती है, उनको पहले से मिला जाता है ये सब चीज़, वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो दिस इज इन शॉर्ट अगर बोल सकते हैं तो आर्ट का एक डेफिनेशन है कि दिस इज व्हाट आर्ट इज. यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी रेगुलर इन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिस. तो सिमिलरली अगर हम कंपेयर करने जाए तो मैनेजमेंट भी तो ऐसा ही है. मैनेजमेंट में रोज नई सिचुएशंस आती है, रोज नए लोग आते हैं, तो रोज आपको एक इनोवेटिव आइडिया ढूंढना पड़ेगा मैनेज करने के लिए. You have to be creative in your thought process, you have to be creative in presenting your techniques and policies, right? Then you have to practice this regularly. आप हमेशा, जैसे कि हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू हैव टू कीप ऑन मैनेजिंग एंड
extending this procedure. You have to keep on repeating this procedure. This is a continuous process, and therefore there's a need of regular practice. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, जो मैनेजमेंट कर रहा है उसकी पर्सनल एबिलिटी और काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मैनेजमेंट कर रहा है. तो आपने देखा कि आर्ट और मैनेजमेंट के दोनों पॉइंट्स को मैंने किस तरह से लिंक किया. इसलिए बोल रहा था कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, एक तरह का टैलेंट ही है. अगर आप कोई चीज़ मैनेज कर पा रहे हो देन इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट. द सेकेंड दे हैव टोल्ड इज मैनेजमेंट एंड साइंस. अब साइंस क्यों बोला है? साइंस को अगर हम अलग से डेफिनेशन देखना है तो इट इज एन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. एक नॉलेज का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं जो कि असलियत में हुए हैं, और उसे आज भी हम वैलिडेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं इफ यू वांट. तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जब न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, ठीक है, तो उसने इस चीज़ पे रिसर्च करके बनाया या ढूंढा कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, राइट. फिर ये प्रिंसिपल लिखी गई बुक में, और आज भी आप वो प्रिंसिपल को चेक करना चाहो यू कैन रीचेक इट. आप किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाते हो तो वो वापस नीचे आनी ही है, बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दीज आर द प्रिंसिपल दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. आप बॉल चाहे मुंबई में गिरा, चाहे गुजरात में गिरा हो, या फिर चाहे यूएसए में गिरा हो, बॉल अगर ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो साइंस का मतलब तो ये होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई चीज़ हो चुकी है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, वी हैव अ प्रिंसिपल दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड देन यू कैन रीवैलिडेट इट राइट नाउ. मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है. वो भी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे लोग सिचुएशन को देखते हैं, उसके हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, और वो चीज़ आप रीचेक करने जाओ तो ज़रूर कामयाब होगी, राइट. अगर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया है, जैसे कि मेरे पास अंडर यूटिलाइज स्पेस है, ठीक है, मेरे दुकान में एक ऐसी जगह है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट मैं रेंट तो पूरे शॉप का दे रही हूँ, राइट. तो मेरे पास अब एक मैंने वो चीज़ देखी कि मेरा वो जगह खाली जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे कुछ एडिशनल आइटम्स ऐड कर दिए बेचने के लिए उस जगह पे. सो नाउ दैट स्पेस इज गिविंग मी दैट पार्ट ऑफ इनकम, राइट. तो ये चीज मैंने नोट डाउन कर ली. सो दिस इज द पॉलिसी. इफ यू हैव एन अंडर यूटिलाइज स्पेस, इधर आप उसको किसी रेंट पे दे दो किसी को, या फिर आप नए ग्रोसरीज या नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दो वहाँ पे बेचने के लिए. सो दिस इज द पॉलिसी दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अगर कोई अंडर यूटिलाइज स्पेस है यहाँ पे है या कहीं पे भी है, दे विल फॉलो दिस टेक्निक, राइट. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन साइंस. थर्ड में उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोफेशन. अब प्रोफेशन से कंपेयर करने जाए तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. सबसे पहला आपके पास वो एक्सपर्टाइज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो रिलेट, जैसे कि आप लॉयर बनने वाले हो तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए. आप डॉक्टर हो तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए. इफ़ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट यू हैव नीड टू हैव द सीए डिग्री, राइट. तो एक एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद द काउंसिल दैट यू आर स्टडिंग इन. जैसे कि आपको आईसीएआई से रजिस्ट्रेशन हो, सर्टिफिकेट मांगना पड़ता है, राइट. एंड देन यू हैव टू हैव द कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके काउंसिल आपके लिए देते हैं, जो जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोफेशन में. पर मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट में कोई काउंसिल नहीं होता है. मैनेजमेंट में आपको कहीं पे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है. पर अगर आप आज के ज़माने में देखते हो, व्हेन वी हैव एमबीए कॉलेजेस रीओपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, हर जगह पे एमबीए का जो स्टेटस है, जो एमबीए की इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है हर जगह पे. सो अब तक अगर हम बोले तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन. मतलब प्रोफेशन एक अलग चीज हो जाती है जहाँ पे एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है, बट अप टिल नाउ मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन. बट यस, इन फ्यूचर इट कैन बी हो सकता है मैनेजमेंट या एमबीए वालों को वो रिकग्निशन मिल जाए प्रोफेशनल्स वाली. बट एज ऑफ नाउ अगर आप एमबीए करते हो तो आप प्रोफेशनल नहीं हो. यू कैन गेट द मैनेजमेंट जॉब बट देन दिस इज नॉट अ प्रोफेशन. इस तरह से चैप्टर में लिखा गया. इट्स clarified, right? So here this is the end of the revision of chapter 8. I hope you enjoyed and you
had a overview of what the chapter is all about. उसके अंदर भी अगर आप चैप्टर ने पढ़ा होगा तो आप जो हेड पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं. बट यू हैव टू राइट द आंसर्स नॉट इन शॉर्ट बट इन ब्रीफ जब एग्जाम में आता है. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड. इसमें सिर्फ तीन ही पार्ट दिया हुआ है कि एक आर्ट साइंस प्रोफेशनल वाला, एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो हमने आपको पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वाला चीज़, ये चीज़ आपको आएगी SYGC में. क्योंकि दिस चैप्टर इज एक्चुअली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ SYGC. बट आपको शायद FYGC में इसीलिए लास्ट चैप्टर डाला ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको आगे किसके ऊपर पढ़ना है, या फिर आगे आपका जो जो नॉलेज का वे है वो कितना ब्रॉड होने वाला है. अब तक आप सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ यू विल बी लर्निंग अबाउट द मैनेजमेंट स्किल्स, राइट. तो यही आपको एक शॉर्ट समरी दे दी है उन्होंने ताकि आप SYGC में अच्छे से आपका बेस क्लियर हो. एंड द अदर एडवांस्ड thing that is there in this chapter will be in the standard SYGC. So that's all for this revision lecture. Thank you.